नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो भारत की मिट्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत की जो मिट्टी है, तो हम लोग इससे पहले ये जान लेंगे कि जो मिट्टी की उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, उसमें कौन से फैक्टर जो हैं उसमें अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं या उनका ज़्यादा रोल है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भारतीय मिट्टी है उसको कैसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है और भारत के जो राज्य हैं किस राज्य में किस मिट्टी का विस्तार हुआ है, उस पर जलवायु का क्या प्रभाव है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो मिट्टी है वो पर्यावरण का एक अजैविक घटक है। पर्यावरण का एक अजैविक घटक है। इसका महत्व बहुत है। सिर्फ भारत में नहीं, विश्व के हर एक स्थान पे, हर एक जगह पे जो मिट्टी होती है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होती है। जैसे कि जो मिट्टी होती है उसको संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब संसाधन कब पूछेंगे कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि जो भी कृषि होती है, जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, इसमें मिट्टी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मिट्टी को किस रूप में देखेंगे? एक संसाधन के रूप में, और साथ ही साथ इसको सामाजिक महत्व के रूप में भी हम देख सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया मिट्टी का इम्पोर्टेंस। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो मिट्टी रहती है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से फैक्टर उसमें कार्य करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मिट्टी। देखिए, मिट्टी जो है, जो मिट्टी के जो कण होते हैं उनको बोला जाता है पेड़। और इसी से बना है पेडल्फर। ठीक है, तो जहाँ भी अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन में तो मिट्टी के जो कण होते हैं, क्योंकि अब देखेंगे मिट्टी उठाकर तो उसमें छोटे से लेके बहुत बारीक से लेके मोटे मोटे कण भी उसमें दिखते हैं, तो उसमें एक मिट्टी के कण को कहा जाता है पेड। ठीक, मिट्टी के निर्माण में सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसका होता है? पैतृक पदार्थ का। पैतृक पदार्थ। अब कहेंगे आप कि पैतृक पदार्थ क्या होता है? तो जो पैतृक पदार्थ होता है वो जो विभिन्न जो खनिज या मिनरल्स कह सकते हैं, खनिजों से निर्मित जो चट्टानी संगठन होती है, यानी कि जो चट्टान होता है, इसमें जो खनिजों से निर्मित जो पदार्थ यानी कि जो चट्टान होते हैं उन्हें पैतृक पदार्थ कहते हैं। इसी जो खनिज या चट्टान है, इसमें अपक्षयण के कारण, अपक्षयण कैसे होता है? भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा। भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा उसमें अपक्षयण होता है। अपक्षयण के द्वारा फिर जो होता है चट्टान में क्या हो गया? भौतिक और रासायनिक क्रिया के द्वारा इसमें क्या होगा? अपक्षयण होगा। अपक्षयण के कारण फिर क्या होगा? मृदा का निर्माण होगा। मृदा के निर्माण में या संगठन में जलवायु का भी बहुत रोल होता है। ठीक है, जलवायु हो गया, उच्चावच हो गया। अब जलवायु कैसे होगा? देखिए, अगर जलवायु में जैसे कि होता है शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक, आर्द्र जलवायु, ये सारी चीज़ें जलवायु हैं। जब शुष्क प्रदेश में या अर्ध शुष्क प्रदेश में हम देखते हैं या फिर आर्द्र जलवायु में हम देखते हैं कि बारिश की जो मात्रा होती है उनको
प्रभावित करती है। ठीक, शुष्क जलवायु प्रदेश में क्या होता है कि जो बारिश की मात्रा होती है वो वाष्पीकरण की दर से कम होती है। मिट्टी के निर्माण में जब जलवायु का महत्व होता है, कैसे होता है जलवायु का महत्व, देखिए जब तापमान जब अधिक होगा तो उसमें जो भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन की जो दर होती है वो अधिक हो जाती है। अधिक होने के कारण, ठीक है, यानी कि जो चट्टान होती है, चट्टानों में जो भौतिक और रासायनिक की जो परिवर्तन होता है वो अधिक हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, उनके अपक्षयण में वृद्धि होती है। अपक्षयण में क्या होती है, वृद्धि होती है। वृद्धि होने के कारण क्या होता है, अब जानते हैं कि जब चट्टानों में अपक्षय हो रहा है तो क्या हो रहा है, मृदा का निर्माण हो रहा है। तो जो मृदा का जो वृद्धि दर होगी या जो मृदा का जो निर्माण होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब साथ ही साथ हम जानते हैं कि जो मृदा होती है उसके निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। हमारी जो क्रस्ट पे जो मिट्टी है, जो मिट्टी हम देखते हैं, ठीक है, इसको बनने में करोड़ों वर्ष लगे हुए हैं। बहुत कम समय में इसका निर्माण नहीं होता है। हालांकि जब हम लोग अभी इसके आगे जो मृदा का जो परिच्छेदिका यानी कि जो उसके संस्तर होते हैं, जो उसके लंब काट होते हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी मृदा का विकास हुआ है, क्योंकि संस्तर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जब वर्षा की जो मात्रा होती है वो वाष्पीकरण की दर से क्या होती है, अधिक होती है। तो जो वर्षा की जो मात्रा है अगर वाष्पीकरण की दर से अधिक होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जल भराव। यहीं पे अगर जो वर्षा की मात्रा है वो वाष्पीकरण की दर से कम होगी, ठीक है, वाष्पीकरण की दर से कम होगी, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, जल का अभाव होगा। तो ये किस प्रदेश में आ जाएगा, ये शुष्क प्रदेश में आ जाएगा और ये आर्द्र प्रदेश में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आगे जैसे जैसे कि बारिश कहाँ पे कितना होती है और वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो चूँकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ मिट्टी के निर्माण में और कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं, तो उच्चावच जो होता है, जैसे जो ढाल की जो तीव्रता होती है वो मिट्टी के निर्माण में भूमिका निभाती है। जैसे यहाँ पे जब ढाल जब तीव्र होगी तो अगर यहाँ पे बारिश होगा या फिर जो चट्टान होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो बहाव की दर होगी वो क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो निच्छालन होता है, जो यानी कि जो पानी जो रिस कर नीचे जाता है वो क्या होगा, कम होगा। जब ये कम होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का जो निर्माण भी होगा वो भी कम होगा। और यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी पाई जाएगी, पतली मिट्टी पाई जाएगी। यानी कि यहाँ पे जो मिट्टी की जो परत होगी बहुत पतली होगी। और यहाँ पर जो जैविक पदार्थ हैं उसमें जो अपघटन होता है वो न होने के कारण क्या होगा कि यहाँ की जो मिट्टी होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। अम्लीय मिट्टी का यहाँ पर विकास होगा। ठीक है, इसके बाद से इसमें जो सबसे महत्व और एक और मतलब जो कारक है, महत्वपूर्ण ही कारक उसको कहेंगे, वो होता है समय। समय के साथ साथ जो मिट्टी में रासायनिक भौतिक परिवर्तन होता है, साथ ही साथ जो अन्य उसमें जो कारक होते हैं वो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैविक घटक भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। जैविक घटक जो होते हैं, जैविक घटक में कौन कौन से आ जाएंगे, देखिए एक तो हो जाएगा आपका वनस्पति, और जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो छोटे छोटे पेड़ पत्तों
जो पेड़ से जो पत्ते गिरते हैं उनको वो क्या करते हैं, अपघटित कर देते हैं। ठीक है, तो कवक कहलाते हैं। फिर उसके बाद से हम लोग खेतों में देखते हैं कि जो केचुआ होता है वो भी काफ़ी उसको ऊपर से परिवर्तित करता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या के हो जाएंगे, बैक्टीरिया या कवक क्या करते हैं, जो पत्ते होते हैं उनको अपघटित कर देते हैं, जिससे कि जो मिट्टी होती है उसमें जो ह्यूमस की मात्रा होती है उसकी वृद्धि हो जाती है। ह्यूमस ये पत्तों से ही निर्मित तो होता है। जो सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करने की वजह से जो मृदा का जो उर्वरता होता है वो बढ़ जाता है और ये गहरा रंग का होता है। ठीक है, मिट्टी गहरी काली रंग की होती है। ठीक है, तो ये तो हम लोग अभी देखे थे कि जो मिट्टी की उत्पत्ति और उसमें जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं। भारत की जो मृदा है उसको उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। हम एक देखेंगे स्थानिक मृदा और दूसरा है परिवहित मृदा। स्थानिक मृदा क्या होती है, परिवहित मृदा क्या होती है। स्थानिक मृदा के अंतर्गत इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं देखिए, एक है आपका मंडलीय मृदा और दूसरा है अंतःमंडलीय मृदा। ठीक है, एक मंडलीय मृदा और दूसरा अंतःमंडलीय मृदा। मंडलीय मृदा के अंतर्गत लाल मृदा और लैटेराइट मृदा। जो लाल मिट्टी होती है इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो आग्नेय शैल होते हैं, आग्नेय और नीस चट्टान, आग्नेय और नीस चट्टानों के वेदरिंग या अपक्षयण के कारण इसका लाल मृदा का निर्माण होता है। इसमें जो फेरस की ऑक्साइड होती है उसमें इसकी अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। वहीं पे जो लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी का क्या है कि यहाँ पे जब लाल मिट्टी पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है, तब जाकर लेटराइट मृदा का विकास होता है। जो हमारे वहाँ जो ये आपका जो चाय का जो बागान है वो लेटराइट मृदा पे ही बनाई जाती है या यहीं पे वो उगता है। ठीक है, और प्रमुख रूप से जो कृषि दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए लेटराइट मृदा का उपयोग है। आप देखते हैं कि जो ईंटें होती हैं, ईंटें भी जो बनाई जाती हैं वो लेटराइट मिट्टी से बनाई जाती है, क्योंकि इसका भी रंग जो होता है वो लाल ही होता है। अंतःमंडलीय मृदा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे काली मृदा। काली मृदा का निर्माण कैसे होता है। जो काली मृदा है उसका जो निर्माण है वो बसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बसाल्ट चट्टान कैसे बना है, तो जो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण जो लावा बाहर आता है और बाहर आने के बाद से सतह पर क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद से जब ये जम जाता है तो बसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। और इसी में जब समय जलवायु सब लोग हम लोग देख ही लिए कि कैसे कैसे उसको प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो समय के साथ क्या होता है, इसमें अपक्षयण के कारण काली मिट्टी का विकास होता है। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए कि जो काली मिट्टी है उसका रंग काला कैसे होता है, जैसे कि हमने देखा कि जो लाल मिट्टी है उसमें फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, तो काला क्यों होता है, तो यहाँ पे टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका जो रंग होता है वो काला होता है। ठीक, इसके बाद से आता है आपका पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा में हम लोग देखे ही हैं कि जो ये चट्टान है या पर्वत है, पर्वत पे जो यहाँ पे जो मिट्टी का जो विकास होता है इनको पर्वतीय मृदा कहते हैं। और इनका जो गुण होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ये हम लोग अभी डिटेल आगे और भी इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मिट्टी आती है, तो साथ में ये भी थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते जाएं।
इसके बाद से आपका आता है सलाइन अल्कलाइन और पीट मृदा। जो ये मृदा होती हैं इनका जो निर्माण होता है ये क्षेत्रीय प्रभाव के कारण होता है। यहाँ पे जो पानी जो इकट्ठा हो जाता है, रुक जाता है, या फिर जहाँ पे सिंचाई अत्यधिक होती है तो वहाँ पर इस प्रकार की जो मिट्टी होती हैं इनका विकास होता है, सलाइन अल्कलाइन और पीट मृदा की। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे परिवहित मृदा। परिवहित मृदा के अंतर्गत कौन कौन से मृदा आता है, तो इसमें एक आता है जलोढ़क मृदा और दूसरा मरुस्थलीय मृदा। जलोढ़क मृदा कैसे बनता है और जलोढ़क मृदा किसे कहते हैं, तो देखिए जो जलोढ़क मृदा है ये भारत में जो नदियां हैं, भारत की जो नदियां हैं उनके द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं उनके जो निक्षेपण से, जो जमाव से जिस मिट्टी का विकास होता है उसे बोलते हैं जलोढ़क मृदा। ठीक। मरुस्थलीय मृदा, ये शुष्क प्रदेशों में मरुस्थलीय मृदा का विकास हुआ है। जैसे कि मोस्टली जब हम देखते हैं कि जो कॉन्टिनेंट के पश्चिम में जो मिट्टी का जो विकास होता है वो मरुस्थलियों का विकास होता है। जो आप वर्ल्ड का जब आप मैप देखेंगे तो मोस्टली जो भी मरुस्थल आप देखेंगे, जिस भी कॉन्टिनेंट की बात होगी, चाहे उप कॉन्टिनेंट की बात होगी, ठीक है, तो वो उनके जो पश्चिम में ही मोस्टली क्या होता है, मरुस्थल देखने को मिलता है। तो ये हो गया शुष्क प्रदेश की मिट्टी। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से गुण होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो खनिज तत्व मिलते हैं वो जलोढ़क मृदा में मिलता है। इसलिए ये कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ये उपजाऊ मिट्टी होती है। जबकि यहीं पे जो काली मिट्टी होती है ये कपास की कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और जलोढ़क मिट्टी में आपके सभी प्रकार के जैसे गन्ना, गेहूँ, चावल, दलहने इत्यादि बहुत सारी इसमें फसलें होती हैं। ठीक। यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा में आपके मुख्यतः जो मोटे अनाज होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि मृदा की उत्पत्ति को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। चूँकि ऑलरेडी हम लोग पीछे देख लिए हैं, तो ये एक सीक्वेंस है कि जो चट्टानी संरचना है वो मिट्टी के जो उत्पत्ति होती है उसको प्रभावित करती है। जैसे कि ग्रेनाइट चट्टानों पे लाल मिट्टी का विकास हुआ है और बसाल्ट चट्टान पे काली मिट्टी का विकास हुआ है। जलवायु कैसे उनको प्रभावित करती है। जलवायु के ही कारण जहाँ पे बारिश अधिक होती है, यानी कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है लाल मिट्टी पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, लेटराइट मिट्टी का विकास हुआ। फिर मरुस्थली, अभी बताया कि ये एक शुष्क प्रदेश है, यहाँ पे जो वाष्पीकरण की जो दर होती है वो बारिश की दर से अधिक होती है, जिसके वजह से वहाँ पे जो मरुस्थलीय हैं उनका विकास होता है। फिर उच्चावच के कारण हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से वहाँ पे ढाल की तीव्रता अधिक होती है, वहाँ पे बहाव की जो दर होती है वो अधिक होती है, जो निच्छालन होती है वो कम होती है, जिसके वजह से जो मिट्टी का जो निर्माण होता है उसके निर्माणकारी प्रक्रम जो होता है उसमें कमी आती है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जहाँ पे ये कृषि की अत्यधिक सिंचाई हो रही है या फिर जहाँ पे पानी भर रहा है, जैसे कि हम लोग अपना ये जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे देखेंगे कि जो समुद्र से पानी आता है, फिर इधर से जो नदियाँ हैं, तो उस क्षेत्र में दलदल युक्त जगह पाई जाती है, तो वहाँ पे इनके कारण ये सलाइन अल्कलाइन पीट मृदा का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि जो भारत के जो भौगोलिक विस्तार के आधार पर जो मृदा है उनका वर्गीकरण कैसे हुआ है, और जो भारत के जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, उसने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ये तो अभी आपका परिचय था, उसको हम लोग फिर अब डिटेल से विद मैप देखेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में या समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो भी अगला वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।